जितनी मेहनत हम फिजिक्स केमिस्ट्री कर रहे होते हैं ना, अगर उतनी छोड़ो उसकी आधी भी मेहनत हम कर लें तो बायोलॉजी में आराम से हम 340 350 तक पहुंच सकते हैं। हर चैप्टर का पीवाईक्यू आप जरूर सोल्व करें, और ज्यादा पुराने मत कीजिए, 2004 के 2005 के क्वेश्चन मत सोल्व कीजिए, आप 2010 से शुरू कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है किससे, आपने क्या स्कोर किया है, और एक एक नंबर की वैल्यू होती है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं आपका चंद्रमौली मौर्य सीएम सर। बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज एक खास वीडियो। चूँकि नीट 23 नज़दीक आ गई है, नीट 23 की एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है, आप सब जानते हैं 7 मई 2023 को नीट 23 होने वाला है। तो अब हमारी स्ट्रेटेजी, अब हमारी प्लानिंग उस 7 मई के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि समय अब कम बचा है, लगभग 110 दिन हमारे पास हैं। तो कैसे हम इन 110 दिनों में हमारा बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं, हमारी अच्छी रैंक को नीट 23 में डिसाइड कर सकते हैं, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज के लिए रास्ता कैसे बना सकते हैं, तो उसकी प्लानिंग आज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, नीट के एग्ज़ाम में आप जानते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों आता है, तीनों सब्जेक्ट आते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन आप गौर से देखिए कि जो वेटेज फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का है, लगभग उतना ही वेटेज बायोलॉजी का है। बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी मिला करके, बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी मिला करके लगभग उतने ही वेटेज का क्वेश्चन आता है जितना कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का। सबसे पहली चीज़, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि हाउ टू स्कोर द 340 मार्क्स इन नीट 23। तो 340 का स्कोर हम कैसे करें? तो देखो, एक तो सबसे पहले कुछ बहुत ही बेसिक सी बातें मैं बता रहा हूँ बच्चों आपको, क्योंकि अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है किससे, आपने क्या स्कोर किया है, और एक एक नंबर की वैल्यू होती है। बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं कि ज़्यादा मेहनत फिजिक्स केमिस्ट्री पे कर रहे होते हैं, करना भी चाहिए, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है अपने 20 सालों के अनुभव से कि जितनी मेहनत हम फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए कर रहे होते हैं ना, अगर उतनी छोड़ो उसकी आधी भी मेहनत हम कर लें तो बायोलॉजी में आराम से हम 340 350 तक पहुँच सकते हैं। याद रखें, हर क्वेश्चन 4 नंबर का ही होता है, और वो फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो केमिस्ट्री का एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन वाला क्वेश्चन हो, और चाहे बायोलॉजी का ये क्वेश्चन हो कि साहब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या है। हर क्वेश्चन के 4 ही मार्क्स आते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ अल्टीमेटली आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना, वो फाइनल रिजल्ट किससे डिसाइड होगा, वो आपके फाइनल मार्क्स से। उसमें ये नहीं देखा जाता कि आपने फिजिक्स में कितने मार्क्स लिए हैं, आपने केमिस्ट्री में कितने मार्क्स लिए हैं, आपने बायोलॉजी में कितने मार्क्स लिए हैं। ये बहुत ज़रूरी है समझना। बच्चे ये गलती कर रहे होते हैं, और इसलिए अगर हम बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग रखेंगे ना, तो मानकर चलिए कि वो जो लेग हो रहा होता है हमारा सिलेक्शन, बायोलॉजी हमको उस मेडिकल कॉलेज के दरवाजे तक लेकर के जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात की प्लानिंग करेंगे कि कैसे हम बायोलॉजी में 340 मार्क्स हासिल कर लें। देखिए, बायोलॉजी जो हम पढ़ते हैं ना बच्चों, अगर आप कंसेप्चुअली बायोलॉजी को देखते हैं तो बायोलॉजी में 2 तरह के टॉपिक्स होते हैं। एक तो वो होते हैं जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, और दूसरे वो टॉपिक्स होते हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। जैसे मैं अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ, हम पढ़ते हैं साहब एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, या हम पढ़ते हैं साहब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, या हम पढ़ते हैं साहब सेल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल डिवीजन। अब ये जो मैंने चैप्टर्स बोले हैं, ये हैं बेसिक फंडामेंटल। एक होता है इनकी एप्लीकेशन। इनकी एप्लीकेशन मतलब क्या? जैसे आप प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस, सेल रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ग्रोथ इन प्लांट्स। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपने जो सेल यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा है, आपने जो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा है, आपने जो सेल डिवीजन में पढ़ा है, ये सारे के सारे जो बेसिक फंडामेंटल वाले चैप्टर हैं, यहाँ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में, फोटोसिंथेसिस, सेल रेस्पायरेशन में यूटिलाइज होने वाले हैं। या जैसे आपने पढ़ा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, तो ये सारा का सारा आपको काम आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जो भी आप सर्कुलेटरी डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह पढ़ रहे होते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको इन बेसिक फंडामेंटल्स वाले चैप्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है उस पर ज़्यादा एम्फेसिस करना है, और फिर उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन के रूप में हमको ये चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो जिनको एप्लीकेशन वाले चैप्टर होते हैं, बच्चे इनको कठिन मान रहे होते हैं, है ना, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, एनिमल फिजियोलॉजी हो गया, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, तो इनको थोड़ा कठिन मान रहे होते हैं। लेकिन अगर आपका ये बेसिक वाला पार्ट क्लियर है तो आपका ये वाला पार्ट भी बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में बता दूँ। सबसे पहले तो आपके जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं, इनको आप 2 फेजेज में बांट सकते हैं। ये सब बेसिक वाले चैप्टर्स हैं, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, मिनरल न्यूट्रिशन, कॉकरोच,
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, स्ट्रेटजीज इन फूड प्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल इशूज। और जो एप्लीकेशन वाले चैप्टर्स हैं उनमें आ जाते हैं ये, इनको मैंने फेज 2 चैप्टर लिखा है, एनिमल टिश्यू, सेल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर्स हैं, एप्लीकेशन वाले चैप्टर्स हैं, तो इनमें हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। किसकी हेल्प से? इन बेसिक वाले चैप्टर्स की हेल्प से। तो एक तो हमको ये जो बेसिक फंडामेंटल वाले चैप्टर हैं इनको अच्छे से कंसेप्चुअली समझना चाहिए और फिर इनके क्वेश्चन भी हमको अच्छे से करना चाहिए। तो आपको बहुत आसानी होगी इन दूसरे वाले चैप्टर्स में। जैसे एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि साहब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर सेट। अब आप इसको सेल यूनिट ऑफ लाइफ का क्वेश्चन भी मान सकते हैं, आप इसको फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन भी मान सकते हैं कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि डार्क रिएक्शन वो कहाँ होती है। तो हम सेल यूनिट ऑफ लाइफ में क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ भी इसकी बात कर रहे होते हैं, और यहाँ फोटोसिंथेसिस में तो हम पूरा मैकेनिज्म पढ़ ही रहे होते हैं। और इसलिए बच्चों ये जो बेसिक फंडामेंटल वाले चैप्टर्स हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये अगर आपके स्ट्रॉन्ग होंगे ना तो ये एप्लीकेशन वाले जो चैप्टर हैं ये भी आपको बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो पहले तो चैप्टर्स को आप इस तरीके से पढ़िए। दूसरा, इस समय आ गया है, ये समय आ गया है कि हम हमारी तैयारी को बिल्कुल टू द पॉइंट ओरिएंटेड रखें। अब हमें डेली क्या करना चाहिए ताकि हम इस नीट 23 में स्कोर कर पाएँ 340, 350। तो देखिए उसके लिए आपको डेली क्या करना चाहिए, अपनी स्टडी का पार्ट क्या होना चाहिए, आप क्या पढ़ें। तो देखिए बहुत ज़रूरी है बायोलॉजी में एनसीईआरटी। मैं कहता हूँ एनसीईआरटी सबकी माता है, इज द मदर बुक ऑफ ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम विच इन्वॉल्व्स द साइंस ऑफ 11th and 12th। आईएएस के पेपर में भी साहब जो है एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हैं आईएएस की तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जो किताब है ना, खासकर जो 11th 12th की किताब है, और ये सिर्फ मैं साइंस की नहीं कह रहा हूँ, अपने बायोलॉजी की नहीं कह रहा हूँ, और दूसरे सब्जेक्ट्स की भी, एकदम गागर में सागर है। एनसीईआरटी गागर में सागर है साहब, मतलब बहुत कम लाइनों में बहुत कुछ लिख दिया है। तो एनसीईआरटी पढ़ने में जो आप गलती कर रहे होते हैं वो क्या, आप एनसीईआरटी की लाइनर रट रहे होते हैं। तो एक तो ये लाइनर रटना बंद कर दीजिए। एनसीईआरटी को समझना होता है, आपने वो किया भी होगा निश्चित रूप से, और समझने में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि आप पढ़ते समय कोमा फुल स्टॉप का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि कोमा फुल स्टॉप का अगर आपने ध्यान रखा तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और कई बार जब चीज़ें समझ में नहीं आती ना तो एनसीईआरटी में आप पूरा पैराग्राफ पढ़ें, तो निश्चित रूप से आप पढ़ ही रहे होंगे। तो इस समय थोड़ा सा वो जो आपने लॉजिकली एनसीईआरटी को समझा था, अगर आपने रटा है, देखो मैं बता दूं, मेरे को ऐसे ही बच्चे मिलते हैं कि साहब मैंने एनसीईआरटी को 10 बार पढ़ लिया, कोई मैंने एनसीईआरटी को 40 बार पढ़ लिया, और एनसीईआरटी की हर लाइन को ऐसे रंग देते हैं। पता चला कि चैप्टर में कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई लाइन ऐसी नहीं बची जिसको रंगा नहीं हो। इससे कुछ भी नहीं होता जब तक आप एनसीईआरटी को समझेंगे नहीं। बच्चे ने 20 बार एनसीईआरटी को पढ़ लिया है, नीट में क्वेश्चन आ रहा है, सोल्व नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कॉन्सेप्ट समझा नहीं है। पढ़ना अलग चीज़ होती है, समझना अलग चीज़ होती है। कॉन्सेप्चुअली उसको समझना पड़ता है बच्चों। अभी इसका बहुत ही बढ़िया उदाहरण है नीट 22। नीट 22 का बायोलॉजी का पेपर इतना गजब का था, टोटल एनसीईआरटी बेस्ड था, टोटल कंसेप्चुअल था। जिसने एनसीईआरटी को समझा वही उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकता था। और इसलिए मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी को रटिए मत, एनसीईआरटी को समझिए। बार बार मैं ये कह रहा हूँ। तो इस समय जब आप रिवीजन करना स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी चैप्टर आप ले रहे हैं, तो उसमें जो भी आपने मॉड्यूल वगैरह पढ़े हैं, सर के आपके नोट्स हैं, वो तो पढ़ रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी को आपको मस्ट है पढ़ना। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हर चैप्टर का पीवाईक्यू आप जरूर सोल्व करें, और ज़्यादा पुराने मत कीजिए। 2004 के 2005 के क्वेश्चन मत सोल्व कीजिए, आप 2010 से शुरू कीजिए। 2010 से लेकर के 2022 तक के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने ही हैं हर चैप्टर के। तीसरा जो मैं सबसे ज़्यादा एम्फेसिस करता हूँ वह है एग्जाम्पलर। मैंने हर वीडियो में ये बात कही है बच्चों को। कई बच्चे तो ऐसे हैं भाई साहब जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इस किताब का नाम भी नहीं पता। कई लोगों को नाम पता है, उन्होंने इस किताब की शक्ल ही नहीं देखी। और मेरा अनुभव है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो लिखा हुआ है एज इट इज क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, नॉन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। मैं आपको गले उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे अभी पिछले 3-4 बार आ चुका है, पिछले 5 सालों में 3-4 बार आ चुका है ये क्वेश्चन कि वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज।
वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज, तो आप जानते हैं उसका आंसर 0 होता है। आप देखिए NCERT एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव में है, और मैं बायोलॉजी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सब बच्चों को हर बार बोलता हूँ क्लासरूम में जब हम पढ़ा रहे होते हैं, मैंने कहा बच्चों आप केमिस्ट्री का भी NCERT एग्जाम्पलर कर लीजिए, आप फिजिक्स का भी NCERT एग्जाम्पलर कर लीजिए। तो केमिस्ट्री में भी एज इट इज जो एग्जाम्पलर में क्वेश्चन था वो आपको नीट में देखने को मिलता है, फिजिक्स में भी ऐसा ही होता है। और इसलिए NCERT एग्जाम्पलर में 2 तरह के क्वेश्चन हैं, आप जानते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक नॉन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सोल्व कर लेते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, एक चैप्टर में 20 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करके छोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ भैया बायोलॉजी में तो आपको ऑब्जेक्टिव भी करना है, नॉन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करना है। क्यों करना है नॉन ऑब्जेक्टिव? आप देखिए नॉन ऑब्जेक्टिव में 3 तरह के क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर। आपको एटलीस्ट वेरी शॉर्ट आंसर एंड शॉर्ट आंसर टाइप तो क्वेश्चन करने ही हैं। क्यों? क्योंकि एज इट इज जो नॉन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है NCERT एग्जाम्पलर में, वही क्वेश्चन नीट में आया, वही क्वेश्चन नीट में आया। मैं आपको एक नहीं कम से कम 10 उदाहरण ऐसे बता सकता हूं जो पिछले 4-5 सालों में NCERT एग्जाम्पलर में नॉन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आया। जैसे एक सिंपल एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। 12th क्लास की NCERT में जो अपना चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, उस चैप्टर का जो एग्जाम्पलर है उसमें शॉर्ट आंसर में ये क्वेश्चन है कि देयर आर 4 रीजन्स ऑफ द स्पीसीज एक्सटिंक्शन ओवर द ग्लोब, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड को एक्सटिंक्शन। व्हाट यू थिंक द मेजर कोज आउट ऑफ दीज 4, द मेजर कोज ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन इज? ये नॉन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एग्जाम्पलर में। और आप देखिए 2015 के बाद 2022 तक ये क्वेश्चन लगभग 3 या 4 बार नीट में पूछा जा चुका है। एज इट इज जो वहाँ एग्जाम्पलर में नॉन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, अपने नोट्स आपने पढ़े, आपने उस चैप्टर का NCERT में थ्योरी पढ़ा, फिर उस चैप्टर के आपने एग्जाम्पलर के क्वेश्चन किए NCERT के, और उस चैप्टर के आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए। अब इसके अलावा अगर आपका समय है तो आप डेली 100 क्वेश्चंस, चाहे जो चैप्टर आपने टारगेट किए थे उनके कर सकते हैं, या आप पहले भी जो चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं तो उनके कर सकते हैं, 3-4 चैप्टर्स के मिला करके कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल हैं। आप हमारी टेस्ट सीरीज, परख टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है बियॉन्ड इक्वेशन पर, तो उसको भी आप कर सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं तो बियॉन्ड इक्वेशन पर हमने एक प्रहार कोर्स लॉन्च किया है जिसका बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस हमको मिल रहा है। ऑफलाइन क्लास का ही हम लाइव जो है टेलीकास्ट कर रहे होते हैं बच्चों के लिए, और ऑनलाइन में भी बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। 4 महीने का ये प्रहार कोर्स हमने टारगेट किया है इस नीट 23 को लेकर के। जो बच्चे चाहते हैं कि हमारा थोड़ा कंसेप्ट वीक रह गया, नहीं मैं अब शुरू से अब मैं मेहनत करना चाहता हूँ अच्छे से, तो उन लोगों के लिए प्रहार कोर्स है। और अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छे से हो चुकी है, आपको क्लास की ज़रूरत नहीं है, अब आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको टेस्ट की तो ज़रूरत है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी ही हम एक मेजर टेस्ट सीरीज भी लाने वाले हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो बच्चों, हमको इस समय ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान, कई बार बच्चे, एक और यहाँ मेरे मन में आता है, बच्चे जो अक्सर पूछते हैं इस समय पर, जो खास करके जब महीने 2 महीने रह जाते हैं एग्ज़ाम के, तो सर हमें अब NCERT की बायोलॉजी में खास करके थ्योरी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? भाई पढ़नी चाहिए, लेकिन समय कम होता जाएगा। आपने किसी चैप्टर को 3 बार रिवाइज कर लिया ना, तो चौथी बार आप रिवाइज करोगे तो वो थ्योरी पार्ट, वो NCERT का पार्ट 15-20 मिनट में हो जाएगा। लेकिन आप उस थ्योरी को पढ़ना ना भूलें, क्योंकि बायोलॉजी में थोड़ा जो है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ज़्यादा है, और ख़ास करके एग्जाम्पल्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो हम अगर उनको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे ना तो हम भूल सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है बच्चों कि हम थ्योरी को भी पढ़ें, और जो भी चैप्टर आप ले रहे हैं आप टारगेट बनाइए, आज मुझे बायोलॉजी का ये चैप्टर लेना है, फिजिक्स का ये चैप्टर लेना है, केमिस्ट्री का ये चैप्टर लेना है, और फिर उस चैप्टर का वही अपना नोट्स, NCERT की थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, NCERT एग्जाम्पलर, और कोई भी 100 दूसरे क्वेश्चन, तो आपके 340 मार्क्स को नीट 23 में कोई नहीं रोक सकता। यही है प्लानिंग, यही है स्ट्रेटजी जिससे हम हासिल कर सकते हैं नीट 23 में 340 प्लस मार्क्स। बच्चों जुट जाइए, ये समय आ गया है। अगर आप आज भी ये ठान लें कि नहीं मुझे करना है, तो आप कर सकते हैं। और अगर आप बायोलॉजी में 340 के ऊपर ले आए ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में जितना आप कर सकते हैं, 101 नंबर, 110 120 नंबर जो है आप फिजिक्स में ले आए,
और इधर केमिस्ट्री में जो है आप 140 से 150 तक ले आए, तो आप आराम से मेडिकल कॉलेज के रास्ते दरवाजे तक पहुंच सकते हैं, उसके अंदर जा सकते हैं। तो बच्चों, आप अपनी मेहनत को धार दे दीजिए। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।